रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साक्षी अपनी माँ सरला के साथ अकेली रहती थी। साक्षी के पिता स्कूटर पर आलू चाट बेचने का काम किया करती, लेकिन कुछ सालों पहले बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद वो काम साक्षी ने करना शुरू कर दिया। एक दिन शाम के समय साक्षी अपने आलू चाट बेचकर घर लौट रही थी। तभी उसकी पड़ोसन कामनी साक्षी के स्कूटर से टकराकर जमीन पर गिर जाती है और चिल्लाती हुई कहती है, हाय हाय, मार डाला लड़की तूने, तोड़ दी मेरी कमर स्कूटर से। स्कूटर ले रखा है हवाई जहाज, जो तुझे सड़क पर चलते लोग दिखाई नहीं दे रहे। मुझे मारने का इरादा है क्या? आंटी मैंने क्या किया? आपको भी तो सड़क पर आंखें खोल कर चलना चाहिए, लेकिन नहीं, आप भी तो आंखें बंद करके चलती हैं। उसके बाद इल्जाम दूसरों पर लगा देती हैं। तेरे जैसे लोग ही होते हैं जो पहले चोरी करते हैं, उसके बाद जुबान लड़ाकर अपनी गलती न मानकर सीना चोरी करते हैं। जल्दी से माफी मांग उससे। जब मैंने कोई गलती की ही नहीं है तो माफी किस बात की मांगू? और मेरी मानिए तो सड़क से उठ जाइए, वरना कोई आपको कुचल कर चला जाएगा और आप भगवान को प्यारी हो जाएंगी। उसके बाद उसका दोष भी मुझे ही देंगी। आइए उठिए। हटा अपना हाथ, मैं खुद उठ जाऊंगी। पहले अपने स्कूटर से ठोकर मार कर गिरा दिए मुझे, उसके बाद उठाने का नाटक कर रही है। ठीक है, मत उठिए, मेरा क्या जाता है, पड़ी रहिए यहाँ आराम से। साक्षी इतना कहकर अपना स्कूटर स्टार्ट करके वहाँ से चली जाती है, जिससे कामिनी को बहुत गुस्सा आता है और वो भी साक्षी के पीछे पीछे उसके घर जाती है। जैसे ही साक्षी स्कूटर खड़ा करके घर के बाहर पहुँचती है, तभी उसकी माँ सरला उससे लेट होने का कारण पूछती है। वो कुछ कहती उससे पहले ही कामनी कमर पर हाथ रखे हुए वहाँ आती है और कहती है, सरला बहन, मैं बताती हूँ कि इसे देरी क्यों हुई। तुम्हारी लड़की बहुत बिगड़ गई है, बाहर निकलकर बड़े छोटे का लिहाज करना ही भूल गई है। क्यों, क्या हुआ कामिनी बहन? मेरी बेटी ने ऐसा क्या कर दिया? उससे कोई गलती हो गई है क्या? माँ, आप कामिनी आंटी की बातों पर ध्यान मत दीजिए। आप तो जानती है ना कि इनको बातें बड़ी करने की आदत है। देखा देखा सरला बहन, जब ये तुम्हारे सामने ऐसे बोल सकती है तो सोचिए अकेले में क्या बोलती होगी। आंटी जी, आप कितनी बातें जोड़कर बोलती हैं। पता नहीं मैंने ऐसा आपको क्या ही बोल दिया है जिसके चलते आप मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। देख साक्षी बेटा, तू कोई बहुत बड़ा काम करे नहीं जाती है जो इतना अकड़ रही है। स्कूटर पर आलू चाट बेचने वाली है, कोई रेस्टोरेंट की मालकिन नहीं। बस करिए कामिनी बहन, मेरी बेटी जो भी काम करती है उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। अपनी मेहनत से कमाती है, आपकी बेटी की तरह नहीं जो आज भी आपसे पैसे मांगता है अपने खर्चों के लिए। बेटी तू मेरे साथ चल घर के अंदर चल, मुझे पता है तूने कुछ गलत नहीं किया होगा। सरला इतना कहकर साक्षी को लेकर घर के अंदर चली जाती है और कामिनी के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। इस बात का कामिनी को बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप अपने घर चली जाती है। समय बीतता है। तभी एक दिन साक्षी स्कूटर पर आलू चाट लिए धूप में मार्केट के बीचों बीच खड़ी बेच रही थी। तभी कामनी, जो कि अपने बेटे हार्दिक के साथ मार्केट आई थी, उसकी नजर साक्षी के स्कूटर पर लगी भीड़ पर जाती है, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचती है, उस दिन इसकी माँ ने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद करके मेरी इंसल्ट करी थी। आज मैं देखती हूँ कि ये अपना आलू चाट कैसे बेचती है। बहुत घमंड है ना इसे अपने काम पर, अपनी मेहनत के पैसों पर। जब ग्राहक ही नहीं होंगे तो कहाँ से पैसे कमाएगी, इसे तो मैं अभी बताती हूँ। माँ, क्या सोचने में लगी हुई हो आप? चलो ना घर, इतनी तेज धूप हो रही है, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। रुक जा, चलती हूँ। पहले कुछ अधूरा काम है जिसे पूरा करना है, उसे पूरा कर लो, उसके बाद चलूंगी आराम से। आप क्या कह रही हो माँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। समझने की जरूरत भी नहीं है, बस तू चल मेरे साथ आराम से। कामनी इतना कहकर हार्दिक को लेकर साक्षी के स्कूटर के पास जाती है और वहाँ खड़े लोगों को भड़काते हुए कहती है, लगता है आप लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है, तभी इस लड़की का बनाया आलू चाट खा रहे हो आप लोग, वो भी इतनी गर्मी में। क्यों बहन जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? इस लड़की के आलू चाट में क्या खराबी है? इतना अच्छा तो स्वाद है, मैं तो रोज खाती हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। बहन जी, आपको पता नहीं है, सिर्फ खा लेती हूँ। इस लड़की का बासी आलू चाट, ये रोज अच्छे फ्रेश आलू थोड़ी ना उबालती है, ये तो बासी आलू की टिक्की बनाकर आप लोगों को खिलाती है, वो भी इस सड़ी गर्मी में। इस गर्मी में ताजा खाना खाकर तो लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, तो सोचिए बासी चीजें खाने से क्या होगा। आंटी जी, आप ये क्या बकवास कर रही हैं?
आप लोग इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये बस मजाक कर रही हैं और कुछ नहीं। आप लोग खाइए। अब आप लोगों को नहीं मानना तो मत मानिए, मर्जी है आपकी। लेकिन मैं आप लोगों को इतना भी बता दूं कि ये मेरी पड़ोसी है और सभी लोग जानते हैं कि एक पड़ोसी पड़ोसी की सच्ची और सही बातें जानता है। अब आप लोग खुद देख लीजिए। कामनी की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग आलू चाट की प्लेट साक्षी के पास वापस रखकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर में ही सारी भीड़ गायब हो जाती है और कामनी हंसते हुए साक्षी से कहती है, ये जवाब मेरी उस इंसल्ट का है जो तुम्हारी माँ ने की थी मेरे मुंह पर दरवाजा बंद करके, और तुमने मुझे सड़क पर गिरा कर की थी अपने स्कूटी से ठोकर मार के। आज मैंने तुम्हारी कमाई और पेट दोनों पर ठोकर मार दी। कामनी इतना कहकर अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर साक्षी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन दोबारा फिर कोई ग्राहक उसके पास नहीं आता। कुछ देर बाद वो अपना सारा सामान पैक करके घर लौट जाती है और अपनी माँ को गले लगाकर रोते हुए सारी बात बताती है, जिसे सुनकर सरला उसे संभालते हुए कहती है, बेटी तू इतने में ही हार गई। अभी तो ना जाने कितने लोग ऐसे मिलेंगे जो तुझे पीछे खींचने की कोशिश करेंगे या तेरा बुरा सोचेंगे। अगर तू सबकी बातों को दिल से लगा लेगी तो कैसे आगे बढ़ेगी। तेरे अंदर हुनर है, स्वाद है। कब तक लोग नहीं आएंगे और सही समय आने पर कामनी को भी अपने किए का जवाब मिल जाएगा। शायद आप सही कह रही हैं माँ, मुझे ऐसे हार मानना नहीं चाहिए। सरला के समझाने के बाद साक्षी को एक नई हिम्मत मिलती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी खा पी कर आराम से सो जाती हैं। अगले दिन साक्षी फिर से स्कूटर पर आलू चाट लेकर बेचने के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद हार्दिक साक्षी के पास आता है, जिसे देखकर साक्षी कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कल तुम्हारी माँ ने मेरे ग्राहकों को झूठ बोलकर भगा दिया था, आज तुम आए हो भगाने के लिए। दोनों माँ बेटे ने नया काम ढूंढ लिया है क्या, दूसरों की जिंदगी में आग लगाने का? यार तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो यहाँ तुमसे माफी मांगने आया था उनकी कल की हरकत के लिए। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, अगर ऐसा था तो कल जब तुम्हारी माँ मेरे ग्राहकों को झूठ बोलकर भगा रही थी, उस समय तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? देखो, मुझे पागल बनाने की जरूरत नहीं है, न ही तुम्हारे इस दिखावे की। जाओ यहाँ से और मुझे मेरा काम करने दो। कल इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैं तुम्हें और भी कुछ बताना चाहता था। देखो, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे काम में तुम्हारा हाथ बटाना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मैं पसंद हूँ तो तुम हाँ करना, वरना कोई बात नहीं। हार्दिक की सीधी सिंपल बातें साक्षी के मन में घर कर जाती हैं और वो उसके साथ शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ दिनों बाद हार्दिक और साक्षी एक दूसरे से शादी करके घर पहुंचते हैं और कामिनी दोनों को शादी की जोड़ी में देखकर अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। तभी साक्षी उसे गले लगाते हुए धीरे आवाज में कहती है, आंटी जी, सॉरी सासू माँ जी, इससे ही कहते हैं भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है ना तो बहुत जोर से पड़ती है। आप मुझे स्कूटर पर आलू चाट बेचने वाली कहकर चिढ़ाया करती थी ना, आज यही आलू चाट वाली आपकी बहू के रूप में आपके सामने खड़ी है और अब स्कूटर पर आलू चाट सिर्फ मैं ही नहीं, आपका बेटा भी बेचेगा। साक्षी की बात सुनकर मानो कामिनी के शरीर से किसी ने जान ही निकाल ली हो। इस तरह से कामिनी को अपनी गलत किए का जवाब मिलता है और स्कूटर पर आलू चाट बेचने वाली को अपने काम आगे बढ़ाने के लिए एक साथी मिल जाता है। सुनीता देवी रसोई में बर्तन धो रही होती है, तभी उसकी छोटी बेटी सारिका कॉफी पीकर कप को धोने के लिए उसकी ओर सरकार कर वहाँ से जाने लगती है। उसी समय उसकी दूसरी बेटी अविका किचन में आकर कहती है, माँ, फ्रिज में एक भी बोतल नहीं है ठंडे पानी की। अभी गर्मी में भी इस घर में ठंडा पानी नहीं मिलेगा क्या? अरे तू सुना किसको रही है? पानी भर कर रखेगी तभी तो ठंडा होगा ना। और तू ये झूठा कप सरका के कहाँ चल दी? कॉलेज के लिए लेट हो रहा है ना, तैयार होने जा रही हूँ। सुनीता कुछ कहने जा ही रही होती है कि तभी उसकी बड़ी बेटी अनाया और तीसरी बेटी रितिका वहाँ आती है और एक साथ बोलती है, माँ, नाश्ता नहीं बना क्या अभी तक? माँ, अभी मेरे एग्जाम चल रहे हैं, समय से खाना तो दे दिया करो। और नहीं तो क्या, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, टाइम से कोई काम ही नहीं होता इस घर में। एक काम करो, तुम चारों मिलकर मुझे ही खा जाओ। अरे तुम चार बेटियों के होने के बाद भी मुझे रसोई में बर्तन घिसने पड़ रहे हैं।
तुम्हारे अलावा एक बेटा भी है मेरा। अरे सारे काम खुद करता है, कभी मुझसे अपने काम नहीं करवाए उसने। और तुम 4 को तो पता नहीं कौन सी राजकुमारियों वाले ठाठ लगे हुए हैं। आप तो हमेशा भैया की ही तारीफ करती हो, एक वही तो आपकी औलाद है। हम चारों तो जैसे सड़क से उठा कर लाई हो। सारिका, ऐसे बात करते हैं माँ से? लाओ माँ, मैं धो देती हूँ बर्तन। जब काम कर रही है तो पहले नाश्ता बना दे। हाँ, और फ्रिज में पानी भी भर कर रख देना। रहने दे रितिका, तू जाकर पढ़, वरना तेरी ये बहनें तुझे फेल करवा कर छोड़ेंगी। लगता है इस घर में बहू आने पर ही मुझे काम से छुटकारा मिलेगा। सुनीता देवी की 4 बेटियां थी। चारों ही बहुत सुंदर और गोरी थी और इन चारों का बड़ा भाई था विकास, जिस पर सुनीता देवी को अपनी 4 बेटियों से बढ़कर नाज था और तलाश थी उसके लिए एक सुंदर और संस्कारी लड़की की, जिसके लिए उसने रिश्ते देखना भी चालू कर दिया था। पर विकास की नजर में तो भाविका नाम की एक शांत स्वभाव की लड़की बसी थी जो काली थी, लेकिन विकास उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन दोनों कैफे में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ अपनी दोस्त के साथ आई रितिका की नजर अपने भाई पर पड़ती है और वो उसके पास जाकर बोलती है, भाई आप यहाँ ऑफिस नहीं गए? तू यहाँ क्या कर रही है? अरे मेरा एग्जाम सेंटर यहीं पड़ा है। वैसे भैया ये आपकी कलीग है क्या? तुम रितिका हो ना? हाँ, आप मुझे कैसे जानती हैं? भैया मेरे बारे में भी बात करते हैं क्या? अरे तू घर पहुँच, पढ़ाई नहीं करनी? अरे भैया भगा क्यों रहे हो? कहीं ये भैया की गर्लफ्रेंड तो नहीं? नहीं यार, इतनी काली लड़की भैया को कैसे पसंद आएगी? जल्द मिलते हैं, बाय। इतना कहकर भाविका वहाँ से जाने लगती है और विकास भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। रितिका हैरानी से दोनों को देखती है। समय बीतता है। यहाँ सुनीता देवी विकास के लिए सुंदर लड़कियों की फोटो देख रही थी, तो वहीं दरवाजे से विशाल शादी के जोड़े में भाविका के साथ अंदर आ रहा होता है। भाविका जैसी काली लड़की को देखकर सुनीता देवी हैरान रह जाती है। तभी उसकी चारों बहनें भी वहाँ आती है। माँ, ये भाविका है, हम दोनों ने शादी कर ली। अब से ये आपकी बहू और तुम चारों की भाभी है। तेरा दिमाग फिर गया क्या? नशा वशा चालू कर दिया है क्या तूने? ये क्या बकवास कर रहा है? माँ, बकवास नहीं, सच कह रही है भैया। तभी तो देखो, दोनों शादी के जोड़े में आपके सामने खड़े हैं। तभी उस दिन कैफे में तुमने मुझसे कहा था कि जल्द मिलते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ कि आप सब बहुत हैरान हैं, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे कि हमें शादी करने पड़े। चुप कर कलूटी, मुझे नहीं जानना कुछ भी। और तू नालायक, इस काली के लिए गोरी और सुंदर लड़कियों के रिश्ते मना कर रहा था। हाँ भैया, हम 4 गोरी नंदों की काली भाभी, मतलब हमारी भाभी तो हमसे भी गोरी होनी चाहिए थी ना। मुझसे तो इनकी शकल भी देखी नहीं जा रही है। तुम चारों अपना मुंह बंद रखो और खबरदार जो भाविका के बारे में कुछ भी कहा तो अब वो इस घर की बहू और तुम्हारी भाभी है। माँ, जिंदगी भर आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया, लेकिन भाविका से शादी करके मैं खुश हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरी खुशी से आपको भी खुशी होगी। इतना कहकर विकास भाविका के साथ अंदर चला जाता है। सुनीता देवी के तो मानो सारे अरमानों पर पानी सा फिर जाता है, तो वहीं चारों नंदे अपनी काली भाभी को देखकर हैरान होती हैं। समय बीतता है। चारों गोरी नंदे अपनी काली भाभी को नीचा दिखाना शुरू कर देती हैं। एक दिन अविका रंगीन से कपड़े पहनकर कहीं जा रही होती है, तभी अपनी माँ से वो बोलती है, माँ, मैं कैसी लग रही हूँ? सतरंगी कबूतरी लग रही है। क्या पहना है ये? हाँ विका, तुम पर ये कलर सूट नहीं कर रहा, कुछ और पहन लो। रहने दो भाभी, गोरे लोगों पर तो हर कलर सूट करता है, और मेरी छोड़ो, आपके काले रंग पर तो इतना प्यारा नीला कलर भी भद्दा सा दिख रहा है। ओहो दी, आप भी क्या सुबह सुबह इस कर लो? मेरा मतलब है भाभी से बात कर रही हो। चलो लेट हो रहा है। तभी दोनों बहनें वहाँ से चली जाती हैं। भाविका फिर भी उनकी बातों का बुरा नहीं मानती और अपनी सास से कहती है, सासू माँ, मैंने किचन का सारा काम खत्म कर दिया है। आप बताइए दोपहर के खाने में क्या बनाना है? मुझसे क्यों पूछ रही है? जो जी में आए बना। तू क्या मुझसे पूछकर इस घर में बहू बनकर आई थी ना? नहीं ना? तो अब क्यों बात बात पर सासू माँ करती है? देख कलोटी, मुझे ना तेरी शक्ल नहीं भाती, इसलिए तू जाकर अपना काम कर। अपने काले रंग को लेकर अपनी सास और अपनी 4 नंदों की बुरी बर्ताव के कारण भाविका को बुरा तो लगता था, लेकिन वो कहते भी तो क्या, इसीलिए बस सभी को खुश रखने की कोशिश किया करती। एक दिन अनाया मेकअप कर रही होती है, तभी भाविका वहाँ सफाई करने आती है।
क्या है यार, मेकअप के चलते मेरा कितना टाइम खराब हो जाता है। उफ। वैसे अनाया, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेकअप करने की जरूरत है। तुम तो वैसे ही बहुत खूबसूरत हो। जानती हूँ भाभी, मैं तो बस थोड़ा बहुत टचअप कर लेती हूँ। वैसे आपको तो बाहर जाने के लिए बहुत मेकअप लगाना पड़ता होगा ना, तब जाकर आपका काला रंग सांवला होता होगा। मैंने तुम्हारा लंच पैक कर दिया है, जाते हुए लेती जाना। ओह थैंक यू। अनाया, ओ अनाया, सुन तो जरा, मेरी कमर में बड़ा दर्द हो रहा है, जरा ये बाम तो लगा दे। माँ, मेरे पास फालतू के कामों के लिए टाइम नहीं है, अपनी कल्लूटी बहू से सेवा करवा लो। सासू माँ, मैं लगा देती हूँ, वैसे भी अनाया को देरी हो रही है। तभी अनाया वहाँ से चली जाती है और भाविका सफाई छोड़कर सुनीता को बाम लगाती है। समय बीतता है। भाविका की चारों ननद उसे काले रंग के लिए उसकी सास से भी ज्यादा गुस्सा करती थी, लेकिन भाविका फिर भी उन चारों पर कभी गुस्सा नहीं करती और साथ ही उनकी सब फरमाइशों को पूरा करती। एक रात जब खाना खाकर सब सो जाते हैं, तभी पानी पीने के लिए सुनीता किचन में आती है तो दिखती है कि भाविका देर रात तक सफाई कर रही है। अभी तक जगी हुई है ये बेचारी तो सारा दिन काम करती है, कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं करती। भले ही रूप काला है इसका, पर दिल बहुत साफ है। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन नाश्ते के समय सभी बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी खाने को देखकर सारिका कहती है, ये दाल जल गई है क्या? इतनी काली क्यों नजर आ रही है? अरे वो जलने से काली नहीं है, बल्कि काली दाल बनाई है। बताओ, जैसी शक्ल वैसी दाल। अभी काली दाल कौन खाता है? किस तरह से बात कर रही हो ये तुम? बड़ी है भाविका तुमसे। सच कड़वा होता है भैया। बस बहुत हो गया, मैंने कभी तुम लोगों को जवाब नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बुरा नहीं लगता। क्या बात है, हमारी कलूटी भाभी को भी गुस्सा आ रहा है। चुप करो निकम्मियों, तुम गोरी हो तो कौन सा हूर की परियां हो गई? गुस्सा नहीं आएगा तो क्या करे? अरे इतना तो कोई बहू अपनी सास के ताने नहीं सुनती जितना तुम चारों ननद होकर अपनी भाभी को सुनाती हो। अरे मेरी दिल से सेवा करती है, तुम सबकी हर फरमाइश पूरी करने में कभी उफ तक नहीं की इस बेचारी ने। लेकिन तुम चारों को बस इसका काला रंग ही नजर आता है, कभी अच्छे से बात करने की भी जरूरत नहीं समझी तुम चारों ने। रहने दे बेटा, जब चारों अपने ससुराल जाएंगी ना, तब पता चलेगा कि एक काली भाभी के राज में कितने सुकून से रहती थी। अपनी माँ की बातों से चारों की चारों शर्मिंदा हो जाती हैं और अपने बर्ताव के लिए अपनी भाभी से माफी मांगती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।